अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज का जो प्रोग्राम है ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब के साथ इनसाइट एंड फोरसाइट और बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं जिनको हम पिछले एक दो दिन से कवर्स भी कर रहे हैं। खास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई है यूएनजीए में, उसको भी हमने आज टच करना है। उसमें जो मुंदरजात थे उसको ज़रा आज हम थोड़ा सा उनकी डाइसेक्शन करेंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं। ये अब पिछले एक दो प्रोग्राम से देख रहे हैं कि हम इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें इस वक्त होनी चाहिए और जिन जिन चीजों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, उनका जिक्र करेंगे और उनको सर डाइसेक्ट करेंगे और ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर साहब की जो एक नज़र है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उसको किस तरह देखा है। एंड हियर कम्स ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। गुड मॉर्निंग सर। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। और सबसे बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की है यूएनजीए में और इस दफा थोड़ी सी वो एनर्जी जो पिछली दफा वहां पे नजर आ रही थी बड़ी जनाब जबरदस्त किस्म की, वो चूंकि वर्चुअल था इसलिए वो वाली एनर्जी नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि मुंदरजात उसके जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपने इसको पूरी तकरीर को किस तरह देखा और उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे वो आपको कौन कौन से लगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्पीच थी, मुझे यूं लगता है क्योंकि आप टीवी स्टूडियो से मुंसलिक रहे हैं, इस दफा उन्होंने एक्सटेम्परे फिल बदी स्पीच नहीं की, इस दफा उन्होंने एक स्क्रिप्ट से पढ़ा। इसलिए आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और कन्वेंशंस, शुरू में जो पर्सनैलिटीज का उन्होंने जिक्र किया जिनकी ग्रां कदर खिदमात थी, वो बड़ा सिस्टमेटिकली पॉइंट टू पॉइंट उसके ऊपर चले और कोई उजलत नहीं थी। और क्योंकि मुझे यूं लग रहा है जैसे कि वो स्पीच जो थी उनके सामने स्क्रीन पे आ रही थी, तो जाहिर है जब स्क्रीन पे एक स्पीच आती है तो फिर आप वो जोश और जज्बा जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकते जो इमरान खान का तुरा इम्तियाज है तकरीरें करने में। लेकिन एकेडमिकली स्पीकिंग और स्कॉलरली स्पीकिंग, सब्सटेंस के लिहाज से इंतहाई जामिया स्पीच थी। उन्होंने हर इशू को टच किया, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को टच किया, उन्होंने एनवायरनमेंट को टच किया, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम को टच किया, ये भी बताया कि यूएन की कन्वेंशन में मौजूद है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, ये बताया, फलस्तीन की बात की, कश्मीर की उन्होंने बहुत ज्यादा बात की कि और फिर बाकी ममालिक के साथ जो अमन की बात है उन्होंने बात की। और जेर लब उन्होंने थोड़ा सा भारत को ये भी धमकी दे दी कि अगर आप कुछ सोरिश हमारे खिलाफ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। ये तमाम जो पॉइंट, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एनवायरनमेंट में वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने बिलीव सुनामी जिक्र की, मजीद एक बोल लगाने की जो पाकिस्तान में मुहिम शुरू हो चुकी है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को चैलेंज करना है और अब पाकिस्तान का जो ड्राइविंग इंजन होगा वो एग्रीकल्चर होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद आया कि एग्रीकल्चर होगा। वो भी मैं चाहूंगा आप मेरे साथ जरूर डिस्कस करें कि कैसे होगा, क्या उनके पास इसके मतलब कोई रोड मैप है कि नहीं। तो एक मुदबराना स्पीच थी, एक स्टेट्समैन की स्पीच थी, जिससे हमें नजर आया कि पूरी दुनिया पर उनकी एक अकाबी नजर थी। उन्होंने कोई ऐसा इशू छोड़ा नहीं जो कि पाकिस्तान को अफेक्ट करता हो और उसका उन्होंने जिक्र ना किया हो। बल्कि इंटरनेशनली भी कई इश्यूज जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो एक डेवलपिंग वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो बहुत बड़ा बिल्कुल, इशू ये है। बहुत बड़ा इशू था। देखें, एक तरफ तो हमारे ऊपर एफएटी की तलवार लटकाई हुई है, हाँ जी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब से पनामा हुआ है तो कुछ तो हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, काजी फायज ईसा साहब ने प्लग कर दिया पनामा की इंक्वायरी को, ये कह के कि हुदैबिया पे कुछ नहीं होगा, और हुदैबिया जो था वहां से सारे रास्ते निकलते हैं। हाँ। कुछ इंटरनेशनल जो सेफ हेवन्स हैं उनको ममालिक की बराह रास्त या उनकी एजेंसियों की बराह रास्त मदद होती है और इस तरीके से पूरी दुनिया में पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की जाती है। तो वो एंगल जो है ना, उसमें पाकिस्तान की जो क्वेस्ट थी अकाउंटेबिलिटी की, रिकवरी ऑफ स्टोलन एसेट्स, जी। वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई हुई है। उस पे पाकिस्तान अभी तक कोई
बड़ा कामयाबी शो नहीं कर सका। तो सही ये बात। जो इंटरनेशनल लॉ है और आर्बिट्रेशन हैं, वो क्योंकि चोरियां इस तरीके से होती हैं कि हुई हैं कि हमारे, जैसा मैं एक पहले प्रोग्राम में भी कहा था आपसे, कि जो फीजिबिलिटी स्टडीज बनती हैं और उसके बाद जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनती हैं, उधर ही सारे क्लॉजेस एम्बेड कर दिए जाते हम्म, हैं। और फिर जब वो क्लॉजेस एम्बेड कर लेते हैं, तो जिन्होंने आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, जिन लोगों ने आपको, जैसे रिकोडिक था, उन्होंने आपको जी एक्सप्लॉयट करना है, तो उनको वो इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाती हैं उन क्लॉजेस के अंदर। और ये भाईचारे के साथ पहले से होता है। फिर आप हाँ इनके मुकदमात नहीं लड़ सकते आलमी अदालत में या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। गो के रिकोडिक के मामले में पाकिस्तान दोबारा गया है, बट आई विल ऑलवेज हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड। आपको पता है, हम्म, सिंस आप मुआहदे में हमारे साथ क्या हो गया। हाँ हाँ तो ठीक ये बात। सारी चीजें उसमें शामिल है। विजिलेंस, बहुत सख्त विजिलेंस की जरूरत है। लोग हमारे नाक के नीचे से चीजें करके निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है पाकिस्तान में, वो अब ऐसा ही चल रहा है। सही इसकी भी बात। इस्लाह होने में मुझे नहीं मालूम कितनी देर लगेगी। कितनी देर लगेगी? और ये जो अभी एक तो यूएन में उन्होंने जो जनरल असेंबली का इजलास था उसमें तकरीर की, उससे 2 दिन पहले फिर उन्होंने एक हाई लेवल पैनल जो है ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसका वो फैक्टी जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी फॉर अचीविंग द 2030 गोल्स, ये इसके ऊपर भी जो साइडलाइंस पे मामला चल रहे थे, उसकी जो मीटिंग्स हो रही थी, उस पर भी उन्होंने स्पीच की, और वो भी रिकॉर्डेड स्पीच थी। उसमें उन्होंने खास तौर पे जो ये बात कही है ब्रिगेडियर साहब, कि 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 खरब डॉलर जो है, दो 1 ट्रिलियन डॉलर आर टेकन अवे ईच ईयर। हर साल जो है वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो है वो ले जाते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड से। 20 to 40 बिलियन डॉलर जो है वो ब्राइब्स दी जाती हैं ताकि ये यहाँ से ले जाएं। 7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो स्टोलन एसेट्स में चले जाते हैं, जो कि पार्क हुए में, सेफ हेवंस में। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बेचारे जो हमारे जैसे मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वो क्या करेंगे अगर ये इनको वापस नहीं किए जाएंगे तो। बिल्कुल, ये जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी वाले शो में भी मैंने आपको कहा था हाँ कि जी। ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर दी गई हैं जो बायपास कर देती हैं। हम्म, एक एग्जांपल आपको मैंने फिजिबिलिटी स्टडीज और टेंडर डॉक्यूमेंट्स का दिया था, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। हाँ उसके जी। बाद क्या क्या होता है, छोटी सी चीज आप ले लें, सब्सिडी देने का किसी भी चीज पे, हाँ उसमें भी दरिया बहते हैं करप्शन के। तो ठीक बात। इसी तरीके से तो पाकिस्तान से पैसा बाहर निकलते हैं, किसी भी मुल्क से बाहर निकलता हम्म, है। पीपल आर नॉट इन चेक। और एफएफटी पे तो बड़ा जोर डाला हुआ है, लेकिन उसको एक्सटेंड करें ना मनी हेवंस के ऊपर, सेफ हेवंस के ऊपर भी। हाँ वो नहीं ये करेंगे, दे विल नॉट डू दैट। हाँ। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग खुद करते हैं, अब देखें ना, आज जो इंडिया की रिपोर्ट आई है कि उनके 44 बैंक्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। और जाहिर है अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो वो फाइनेंशियल जो टर्म्स में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल टेररिज्म भी तो हो सकता है ना उसमें। बिल्कुल, इट इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल टेररिज्म। और ये बैंक्स जो हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन हम्म, स्टेट एक्टर्स के जिम्मे में आते हैं। और ये सब कुछ करते हैं, दे आर डूइंग ऑल दैट, दे आर फैसिलिटेटिंग ऑल दैट। आप देखें ना, होदेविया शुगर मिल्स, होदेविया पेपर मिल्स के इनिशियल ट्रांजैक्शन किन बैंकों से हुई, कौन से बैंक थे वो, कहाँ से कहाँ पैसा गया। एंड आपको क्लियरली पता चलना शुरू हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से हो रही है। हाँ हाँ। ये इट्स हैपनिंग, इट्स स्टिल हैपनिंग आई थिंक ऑन डेली बेसिस। जो और बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1998 किया गया था पाकिस्तान जी में, जी। दैट ओपनड फ्लड गेट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। इट हाँ। एक्चुअली ओपन फ्लड गेट्स टू मनी। और उसके ऊपर कोई भी नहीं आ रहा। हमारा जेआईटी भी नहीं आई थी, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आई। और ये जो कश्मीर की बात की है, ये कितना इंपॉर्टेंट था मैसेज देना, और खास तौर पे हिंदुत्व का जिक्र किया, नाटसीज का जिक्र किया, फाशिज्म का जिक्र किया। ये इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इसकी कुछ एक्सेप्टेंस होगी? समझने वाले तो इसको समझते हैं। जैसा हम्म, हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, वीएचपी, वर्ल्ड हिंदू काउंसिल जो है, इट्स हेडक्वार्टर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल। सेफ्रॉन वे इंडिया में आई हुई है। हम्म, आरएसएस जो है, उनके विजिलेंस हर जगह पे मौजूद है। इंडिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। हम्म, तो एक पाकिस्तान ने भी अपना नैरेटिव बिल्ड किया है टू काउंटर इट। नाउ दिस वाज पार्ट ऑफ द नैरेटिव। लास्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में
ही किया था। स्पोक एट लेंथ ऑन आरएसएस एंड एवरीथिंग। ये बहुत अहम था इस हवाले से कि एक तो जो इंडिया ने नया नक्शा इशू किया है, जो एब्रोगेट कर दिया है इन्होंने 370 और उसके एफिलिएटेड एसोसिएटेड क्लॉजेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने अंदर मुल्क में बज़ाहिर उनको उन्होंने एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है, तो उसका भी तो पाकिस्तान ने जवाब देना ना डिप्लोमेटिकली। सो ठीक है। ये बहुत अहम था कि वजीर आजम ने ये सब कुछ कहा, इट हैड टू बी सेड। पहले और हमारी हुकूमतें आज से 10 साल पहले चले जाएं या 8 साल पहले भी चले जाएं या 6 साल 5 साल भी, तो एक जुमला होता था कश्मीर पे सिर्फ, हाँ, एक, ठीक बात। क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में अगर केस हम नहीं उठाएंगे कश्मीर पे, तो वो केस जो है फिर फाइल में बहुत नीचे चला जाएगा। चला तो जाता। वी और बड़ा मुश्किलों के साथ हमारे वजीर आजम या फॉरेन मिनिस्टर कश्मीर का एंड इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस हद तक होगा। ये तो हाँ, जो बोल्डनेस आई है, आई थिंक प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बाद पहली दफा कश्मीर के ऊपर जो इमरान खान साहब लेके आए हैं। सही बात है। और दूसरी बात जो ब्रिगेड साहब इन्होंने कही है, वो इसराइल के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से कही है, और बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया है कि जब तक प्री 67 बॉर्डर्स पे नहीं चले जाते, ईस्ट जेरूसलम का मामला जो है वो हल नहीं हो जाता, उस तक इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था जी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट था, और अगर आप देखें तो इसमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन थी। टर्की, सऊदी अरेबिया, हाँ, किंग सलमान ने भी यही कहा। हाँ, अगर किंग सलमान ने ये कह दिया है, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को कुछ ना कुछ अकोमोडेट किया, जरूर किया कश्मीर के ऊपर। दिस इज अ बिग चेंज। और फिर वो प्रिंस नहीं आए तकरीर करने के लिए, हाँ, जो किंग थे वो खुद आए। तो ये अच्छा, इसी पस मंजर में आप सूडान का देख लें। yeah, उन्हें कहा गया कि जी आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करें। उनका ठीक है, हम नहीं रिकॉग्नाइज करते। हाँ, सो आई थिंक अभी अमेरिकन कैंप में जाने के लिए प्री रिक्विजिट हो गया इजराइल को रिकॉग्नाइज हम्म, करना। हम्म, ठीक बात है। अच्छा, इसका दूसरा। मतलब है ठीक। फलस्तीन की आजादी को हम पसे पर्दा कर दें, को पसे पर्दा कर दें। टीमर का जो एग्जाम्पल दिया था, जो डिवीजन ऑफ हाँ, सुडान हुई है, वो भी किसी ना किसी राइट्स के प्रिंसिपल पे हुई है। ठीक इन बात। सब को हम पीछे कर दें और इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल ठीक बात है। और अच्छा, पाकिस्तान की इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरी बात जो है वो एक तो ये कि एनवायरनमेंट का भी आपने जिक्र किया, थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे भी बता दें, और फिर मैं आता हूँ उसके ऊपर एग्रीकल्चर और एपीसी का भी हमने जिक्र करना है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, आपको पता है कि इट इज नॉट द इशू। लोग डिस्कस करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं करते जिस तरह की करना चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इमरान खान को मैंने देखा है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर, जो कि एक इंटरनेशनल इशू है, और उसको बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट था जी। इन्वायरमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है इसके साथ मुंसलिक है, हमारे आबी वसाइल इसके साथ मुंसलिक है, हमारा जो कार्बन प्रिंट है दुनिया में, जो हाँ, पाकिस्तान का इतना बुरा नहीं है बाकी ममालिक की निस्बत, वो अफेक्ट होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट होती है, एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है, लोगों की सेहत पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट होती है। हाँ, तो पूरा है, एक मुकम्मल चेन है जो शुरू से लेके आगे तक चलती रहती है। और ठीक। ये बहुत अच्छी बात है कि ही इज पेइंग अटेंशन टू एनवायरनमेंट। और हमारे पास जो एडवाइजर ऑफ स्टेट ऑन एनवायरनमेंट है अमीन असलम साहब, ही इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, वेरी ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हाँ, इन हाँ, दिस फील्ड। जी। हाँ, ठीक बात। अच्छा सर, दूसरा ये मुझे बताएं, ये जो अभी एपीसी का हमने एक पूरा हुपला देखा, और उसमें हमने देखा कि जनाब बहुत ज्यादा एक अटैक जो है एस्टेब्लिशमेंट पे किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और उसके बाद हमें ये पता चला कि ये तो जाके एनआरओ मांग रहे थे आईएसआई के ऑफिस में, और चीफ से और डीजीआई से। तो ये क्या डाइकॉटमी थी कि एक तरफ आप अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ जाके आप मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें हमारी मदद करें, हमारे मामलात को हल करें। तो ये क्या डाइकॉटमी है जी। ये असल में जो पाकिस्तान की वहादत का कॉज था, हम्म, उसको डिलिबरेटली सैबोटाज किया है ऑपोजिशन ने। और सैबोटाज करने में मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी तकरीर का हाथ है इसमें। उसको जो वहादत का मुकदमा था जिसके ऊपर बेसिकली डिस्कशन होनी थी,
पूरी दुनिया में तब्दीली आई है। देखें आप, हम 1948 से 1948 की रेजोल्यूशन पे फंसे हुए हैं। हाँ जी। भारत उसको छोड़ के कहाँ तक पहुंच गया है, कितनी ज्यादा उन्होंने अपने आइन में अमेंडमेंट्स करके नए नक्शे भी जारी कर दिए, सब कुछ हाँ करा। जी। हम वहीं रुके हुए थे कि हमने 1948 रेजोल्यूशन को वायलेट नहीं हम्म, किया। अब हम उस स्टेज पे, ये इनिशिएटिव इस हुकूमत ने लिए, उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम 1948 की रेजोल्यूशन को वायलेट नहीं करेंगे। जब भी जरूरत होगी हम उसके तहत रायशुमारी कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक खित्ता जो है 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो पाकिस्तान के साथ है, तो हम्म, उसको भी तो कुछ सियासी हकूक मिलने चाहिए ना। सो पाकिस्तान हैज एक्चुअली टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड विद द करंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड। ईस्ट टाइमर का हुआ, एक जमाने में सोचा जाता था कि इंडोनेशिया कभी भी उनको आजादी नहीं देगा, वो हुआ, और उसमें बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने प्ले किया, क्योंकि इन्होंने ही जाके वहां पर पीस कीपिंग की थी। सूडान का एग्जांपल ले लें, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। बाकी भी दुनिया में कई जगहों पे जुग्राफियाई नक्शे, तो इट वाज भी इनिशिएटिव लेता हम्म। जुग्राफी को चेंज करने के लिए। और आई थिंक पॉलिटिकल ओके साहब, ये कि गिलगित आपकी आवाज कट रही है। आपकी इसको कैन यू प्लीज रिपीट दैट? ये जो आपने बात की इसको जरा रिपीट करेंगे, पहला, आपकी आवाज कट रही जी, पहला फैसला तो सबसे बड़ा अच्छा फैसला ये था, इट वाज द फर्स्ट स्टेप, कि हमने है। पॉलिटिकल मैप एक नया इशू किया। ठीक ठीक। उस मैप के तहत हमारी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इंडियन पंजाब के सरहदें मिलती हैं। कश्मीर हम्म, नक्शा लक्ष्य में शो होता है। सो दिस वाज अ वेरी बिग इनिशिएटिव। अब उसको ओके। हमने मजीद आगे लेके जाना है। सो वन ऑफ द स्टेप्स इज, फर्स्ट स्टेप इज कि गिलगिस्तान को हम अपने अंदर पानी, अब आवाज अगला जो है, स्टेप आएगा आवाज फिर हमें। आवाज आवाज अब आपकी ब्रिगेड साहब, आपकी आवाज फ्रीज हो रही है और आपकी वीडियो भी फ्रीज हो रही है। कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को आपकी बात पूरी ना पहुंच सके। क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको थोड़ा सा जरा देखें ताकि हम लोग बड़े पूरी इन हमाक से आपकी गुफ्तगू सुन सकें? 1 सेकंड मुझे आप देंगे? जी, मुझे ऑफ स्क्रीन कर दें 1 मैं सेकंड। आपको रिमूव करता हूँ 1 सेकंड के लिए और फिर आप वापस आइए और हम बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब के साथ। और ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे उसकी वजह ये है कि ये जो कश्मीर का मामला है और खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो जुड़ा हुआ मामला है, ये एक कंट्रोवर्शियल मामला है। इसमें मैं चाहूंगा कि मैं ब्रिगेड साहब से जरा बात करूं कि क्योंकि एक व्यू ये भी है कि अगर पाकिस्तान गिलगित गिलगित बल्तिस्तान को पांचवा सूबा बनाता है तो पाकिस्तान भी वही काम कर रहा होगा जो कि भारत ने किया है अपना स्टेटस चेंज करके। उसको जो यूनियन टेरिटरी में बना लिया और स्टेटहुड उसका चला गया कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इक्वेट कर देगा उसके साथ। तो पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो खुदा ना खास्ता कमजोर हो सकता है। एक व्यू ये भी है। दूसरा व्यू ये है कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो फिर उनके जो सियासी हकूक हैं वो भी देने चाहिए। अब जाहिर है कि इतनी दहाइयों से जो हमारे उनके कश्मीरियों के व्यू उनके राइट्स हैं वो नहीं है। हियर कम्स ब्रिगेड साहब। ब्रिगेड साहब, जो आप बात कर रहे थे उसको जरा कंटिन्यू करें, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता पाकिस्तान ने हूँ। पॉलिटिकल मैप इशू किया, हम्म, अ न्यू पॉलिटिकल मैप हैज बीन इशूड। अब उस जी। पॉलिटिकल मैप के बेसिस के ऊपर हमने कुछ इकदाम करने हैं, और मेरे ख्याल में पहला कदम यही है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा देना। जब हम्म, वो सूबे का दर्जा मिलेगा, वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, पाकिस्तान के पार्लियामान में भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, जो बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसी तरीके से उससे अगला स्टेप होगा जब आजाद जम्मू और कश्मीर को भी हम यही हकूक देंगे। हम्म। तो ये हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू लेकिन मूव लेकिन फॉरवर्ड। ब्रिगेड साहब, इसमें एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो मैं आपकी गैर मौजूदगी में बात कर रहा था नाजरीन के साथ, वो ये है कि एक व्यू ये भी है कि अगर हम इस तरह करते हैं तो हम भी वही कर रहे होंगे जो कि इंडिया ने स्टेटहुड लेके वापस और उसका 370 वापस लेके किया है। क्योंकि लोग समझते हैं कि चूंकि गिलगित बल्तिस्तान, कुछ लोगों का व्यू है कि ये कश्मीर का हिस्सा है, तो अगर हम उसको उसकी स्टेटस चेंज करते हैं तो हमारा जो मुकदमा है वो कमजोर हो सकता है और हम भी वही कर रहे होंगे कि जो इंडिया ने किया जी, ये हमारी आर्गुमेंट बहुत अरसा तक हमारी ये आर्गुमेंट रही थी,
लेकिन दुनिया में हालात तब्दील हो गए हैं, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज तब्दील हो गई हैं। अब पाकिस्तान ज्यादा असर्ट कर सकता है। पाकिस्तान की जो अपनी जोग्राफिकल लोकेशन है, उससे वो बहुत ज्यादा नेशनल पावर डिराइव करता है पाकिस्तान। चेंज करनी चाहिए थी। इट इज रिस्की, बट नाउ दैट पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड इट, देखें इसमें 1948 रेजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी पाकिस्तान करेगा, मुझे यकीन है उसमें 1948 रेजोल्यूशन पर एक प्रोविजियो जरूर मौजूद होगा 1948 रेजोल्यूशन का, जो कि इंडिया में नहीं है। सो दिस इज वेयर इट विल बी डिफरेंट। लेकिन लेकिन ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान को आप समझते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है या रहा है? देखें, कश्मीर मेरा सब्जेक्ट रहा है बहुत अरसे से। जी। फोकल एरिया रहा है। 1985 में जब मैंने स्टाफ कॉलेज किया, तो हमारी जो ग्रुप रिसर्च थी उसका मैं लीडर था, वो कश्मीर था। ठीक। और उसके बाद फिर जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ी यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर है इट वाज ऑल अराउंड कश्मीर। जी। फिर फौज में भी ऐसी जगहों पे रहे जहां पर इस इशू के साथ हम डेली बेसिस पे डील करते रहे। जी। जी। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मैंने कहा कि ये जो कश्मीर का हिस्सा कहते हैं, क्या इससे आप एग्री करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है? हाँ, यस, कमिंग टू, नहीं, कश्मीर की जो जद्दोजहद आजादी हुई थी, वो कश्मीर में जो स्काउट्स थे हम्म। और जो सिविल आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने खुद की थी। हम्म। और सॉरी, कश्मीर में नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में जो सिविल आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने खुद, आप नाम सुनते हैं कर्नल शेर का और इस तरह और लोग हैं, दे फॉट एंड वन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ऑफ द महाराजा। एक्चुअली ये हुआ था। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मेजोरिटी कहती है कि हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है, बट देर इज अ माइनॉरिटी जो अब श्रिंक हो गई है अमानुल्लाह खान की डेथ के बाद, जो कहती थी नहीं, ये दोनों मुंसलिक है। अगर प्लेबिसिट होगा तो पाकिस्तान भी मानता है कि दोनों मुंसलिक है। सर, अगर अगर वी आप हैव टू उसको पांचवा अंडरस्टैंड सूबा दैट। बना देंगे तो फिर आप प्लेबिसिट में उसको कैसे शामिल करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन है। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि सर जफरुल्लाह खान साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद ही उन्होंने ये कह दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। बिल्कुल, प्लेबिसिट के नुक्ता नजर से, कश्मीर पॉलिसी की नजर से, जब भी प्लेबिसिट होगा, गिलगित बल्तिस्तान उसमें शामिल होगा। और इस राइट को जो भी पाकिस्तान करेगा कश्मीर को सूबा बनाने में, इस राइट को उसमें एम्बेड किया जाएगा। दिस राइट कैन नॉट बी डिनाइड टू देम। और तो फिर जो आप स्टेटस सेकेंडली की बात कर रहे सेकेंडली हैं। टू हैव दोज नंबर्स इन अ प्लेबिसाइट, वी नीड गिलगित बल्तिस्तान टू बी देयर। हाँ सर, दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जी, अगर आप उसको पांचवा सूबा बना देते हैं तो फिर जब वो पांचवा सूबा बन जाएगा तो वो बाकी सूबों की तरह एक सूबा आपका एक यूनिट होगा। तो वो जब प्लेबिसिट होगी तो फिर वो कैसे शामिल होगा? उसका एक हाल ये भी हो सकता है कि या तो आप उसको ट्रांजिशनल बेसिस के ऊपर, एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर आप वो राइट्स दे दें सूबे वाले, और उसके बाद आप कहेंगे कि जब ये स्टेटस चेंज होगा तो फिर हम इसको वापस ले आएंगे उसी जगह यही पर। यही मैं कह रहा हूं। जब मैं जो था, आई वॉज द लीड नेगोशिएटर विद पॉलिटिशियंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ठीक। 2015-16 में, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम पीटीआई बनाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हमारी ये शराइत हैं। तो फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ा था कि जज्बाती शराइत के बेसिस पे नहीं होगा, हमारी कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। आई एम 100% श्योर कि जो गिलगित बल्तिस्तान के एथनिक लोग हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को, उनके डेमोग्राफिक राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा जब भी इनको हम डिक्लेयर करेंगे सूबा पाकिस्तान का। आप तो देखें ना, मैं पंजाब से कराची चला जाऊंगा, अपना वोट वहां ट्रांसफर कर लूंगा और आई विल बिकम पार्ट ऑफ द सिंध, और उधर से मैं इलेक्शन वगैरह भी, वहां प्रॉपर्टियां भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक। इसके अगेंस्ट हुकूमत, मुझे यकीन है, कोई ना कोई सेफ गार्ड जरूर करेगी। दिस इज कोई अ ना कोई वेरी निकालना क्रूशियल चाहिए। पॉइंट। लेकिन लेकिन जो ये लोग होगा, कह रहे जरूर हैं, होगा। एक लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान अंडर द ड्यूरेस ये काम कर रहा है, अंडर द चाइनीज प्रेशर ये काम कर रहा है, क्योंकि चाइनीज को जरूरत है कि उसका एक स्टेटस हो, ताकि जो इन्वेस्टमेंट चाइना से वहां पे आएगी डैम्स के हवाले से और दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसका कोई ना कोई लीगल स्टेटस होना चाहिए।
ये डिपेंड करता है कि आप पानी के ग्लास को आधा भरा हुआ कहते हैं, आधा खाली कहते हैं। ठीक, ये मुशर्रफ साहब का जैसे आर्गुमेंट आप दे रहे हैं। जैसे मैं आपके प्रोग्रामों में कई दफा मैंने कहा है कि टू फ्रंट वॉर नहीं है अब, इट इज वन सिंगल फ्रंट, 6000 ठीक किलोमीटर का पाकिस्तान ठीक। चाइना वर्सेस इंडिया एक ही हो चुका है। ठीक है, हाँ, जब हमारी पॉलिसी का डायरेक्शन ये हो गया है, तो ये कहना कि जी चाइनीज के कहने पे कह रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट जरूर होगी। कुछ अखबार नवीसों ने अपने प्रोग्रामों में कहा है कि नक्शा भी इस पे मुकम्मल मुशावरत हुई है चाइनीज के साथ और ये सब कुछ किया गया। हाँ। वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ टेक्टोनिक क्लैश। जियो स्ट्रैटेजी को हम तब्दील करने जा रहे हैं, कंटेनमेंट के रिंग को तकरीबन हम तोड़ चुके हुए हैं, तो फिर ये चीजें तो होंगी ना, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। अच्छा, चलें जी, अब जरा बात करते हैं एग्रीकल्चर की। और एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा आपको डियर भी है, हमारा भी बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, और हमारे जबरदस्त पाकिस्तान का एक उसका मोटो भी है। तो अब ये जरा मुझे बताएं, हम कुछ स्लाइड्स भी दिखाएंगे इसमें, और लोगों को जरा अपने नाजरीन को बताते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये ब्रिगेड साहब, इसको जरा थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। ये स्लाइड्स में दिखाता हूँ और फिर आप थोड़ा सा बताते जाएं लोगों को कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये है जी। इसरार साहब, यूं है कि मैं हुआ, मिस्टर आसिफ शरीफ हुए, साहब हुए, इस तरह और हजारों पाकिस्तानी किसान हैं, हम सब शागिर्द हैं डॉक्टर जफर अल्ताफ के, और वही हमारे उस्ताद थे, वही हमें ब्रीफ करते थे, डायरेक्शंस देते रहे हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सक्सेस चल रही है, जैतून के हवाले से, स्ट्रॉबेरीज के हवाले से, नए किस्म के ऑर्चर्ड आ गए हैं, जो दरख्त जो हैं ड्वार्फ हैं लेकिन वो फल पूरा देते हैं, सारे उन्हीं के एफर्ट्स थे। उनको बहरहाल साइडलाइन कर दिया गया था, तो उसी मिशन को हम ग्रेट लेके पॉइंट, आगे वेरी आगे ग्रेट पॉइंट। चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है जिसको आसिफ शरीफ साहब लीड करते हैं, इसका नाम है पैदावार। अल्लाह जी। ताला जो हमें रिजक देने वाला है, तो इसका नाम है पैदावार, और इसके साथ हमने सब्ज रंग की कोम्पल लगाई है, जो कि एग्रीकल्चर को भी जाहिर करती है और पाकिस्तान को भी जाहिर करती है। हमारा बिलीफ है कि नेचुरल वेजिटेशन करने से, नेचुरल एग्रीकल्चर करने से पाकिस्तान 3 से 4 गुना ज्यादा तरक्की कर सकता है बहुत जल्दी एग्रीकल्चर में। 2 साल हमें चाहिए और 2 साल में पाकिस्तान विल बी राइट ऑन टॉप। ये 2 साल हमें डिनाई किए जा रहे हैं पिछले 15-20 बरस से। अच्छा। तो अगर इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं, और उस रेवोल्यूशन में वो फर्टिलाइजर माफिया और पेस्टिसाइड माफिया का और बीटी सीड्स का सहारा लेंगे, तो वो फिर कोई रेवोल्यूशन नहीं होगी। उसके लिए हमें नेचुरल वेजिटेशन पे जाना पड़ेगा, जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम होगा, जमीन में जो हाल चलाते हैं, टिलिंग करते हैं, वो खत्म हो जाएगी, सॉइल को कवर किया जाएगा ताकि जो हशरातुल अर्ज़ हैं जमीन पर रहने वाले, वो फरोग उनसे पाएं और वो गोडी करें और जमीन को ताकतवर बनाएं। और हमें बायोडाइवर्सिटी लानी पड़ेगी ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़िया जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये जबरदस्त किस्म के वैसे आपके टारगेट्स हैं। मैं एक और स्लाइड भी दिखाता हूँ, उसको भी जरा देखते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए आप देखिए, एक्सप्लेन ये कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। अमूमन हाँ जी। हम पाकिस्तानी ये समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा है जब हम बाहर की तरफ सांस फेंकते हैं या गाड़ियों से जो इमिशन होती है उससे रिलीज होती है, या जो ठीक फर्नेसेस हैं उनके जो स्टैक्स हैं वहां से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सबसे ठीक। ज्यादा रिलीज पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हल चलाने की वजह से होती है। हम्म, हम चाहते हैं कि ये हल चलाना पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। आप हम्म, देखें 1958 में 280 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे माहौलियात में। इस वक्त जी। 406 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है, यानी ओए होए। इतनी ज्यादा ये बढ़ चुकी है। इसको अभी पीछे लाने के लिए हमें कम से कम हजारों साल चाहिए इसको वापस लाने के लिए, लेकिन उसका तरीकाकार वापस लाने का मौजूद है, और वो है हमारे नेचुरल एग्रीकल्चर में। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा अमल है हमारे एग्रीकल्चर में
ये हमारी खाद फैक्ट्री है जिसको हम जाया कर रहे हैं। जमीन में से हल चला के 6 इंच 1 फुट उसको रिलीज कर देते हैं और जमीन हमारी बंजर हो जाती है। उसके बाद हम जमीन में यूरिया डालते हैं और फॉस्फेटेड डालते हैं और उससे मसनूई तरीके से क्रॉप लेते हैं। वो हमारी, और ना हमारी वो नेचुरल क्रॉप्स होती है ना वो हमारी हाँ, ऑर्गेनिक होती है। अगर ये आप बहुत अगली हाँ, दिखाते हैं, ये देखें। ये देखिए आप, ये देखें आप, ये किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड चलती है। हम्म, 2 किस्म के बैक्टीरियाज हैं दुनिया में। एक ऑक्सीजन लेते हैं, एक है जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहते हैं। जमीन के जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के माहौल में जिंदा रहता है। और जब वो जमीन से जमीन का जो सरफेस है उससे 1 इंच नीचे से इनकी कॉलोनी शुरू हो जाती हैं और वो 1 फुट 1.5 फुट नीचे तक जाती हैं। तो अगर वहां पर बहुतात होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो आपका फोटोसिंथेसिस का अमल है वो तेज हो जाएगा। जो पत्ते हैं वो दिन के वक्त रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, और वो कैसे रिलीज करेंगे ऑक्सीजन के जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल के अंदर मौजूद है उसको सिंथेसाइज करेंगे। हाँ, कार्बन जो है वो खाद का काम करेगा और उन जरासीमों जरसूमों को फैसिलिटेट करेगा ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने में। और उसकी वजह से पौधों की जो जड़ें हैं वो लंबी होती चली जाएंगी और गहरी होती चली जाएंगी। और जब ये जड़ें फैलती चली जाएंगी तो इनको सिर्फ एक चीज मार सकती है और वो है पानी। लिहाजा जब ये पानी हम ज्यादा फसल को दे देते हैं तो नीचे ये सारा बैक्टीरिया मर जाता है। कार्बन ठीक। डाइऑक्साइड जो है वो तेजाब में तब्दील हो जाती है और उससे जमीन जो है आपकी बंजर होना शुरू हो। और जो फोटोसिंथेसिस है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमोस्फेयर में, और सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, पत्ते जो हैं वो पानी भी एटमोस्फेयर में रिलीज करते हैं। हमारा अमूमन ये है, हम ये समझते हैं कि पानी समुंदर से और दरियाओं से बुखारात बन के जाता है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा पानी जो है वो आपकी जो हरियाली है वो एटमोस्फेयर में रिलीज करती है। हम जो समझते हैं कि एक शबनम का कतरा पत्ते के ऊपर आ गया, शायद वो हवा में से वेपर्स की कंडेंस हुई है, नहीं, शायद हुई हो। वो हाँ, पौधा खुद जमीन के नीचे से पानी निकाल के तो शबनम का कतरा बन रहा है। अब अगर हम जमीन को इनंडेट कर देंगे तो ये अमल नहीं होगा, ये बंद हो। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो अफेक्ट हो रहा है, 2-3 गुना अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। वो इस वजह से है कि एक तो हम हल चला रहे हैं और दूसरा हम फसलों को पानी बहुत ज्यादा देते हैं जिसकी वजह से तेजाबियत आ जाती है और ये बैक्टीरिया जो एनरोबिक बैक्टीरिया है ये मर जाता है। ये तो बड़ा बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। ये तो थिंकिंग प्रोसेस जी, हमारे चेंज होने वाले हैं। अच्छा जी, मैंने ये भी मैंने खेत देखे हैं जी। जी, एक ये भी जरा देखिएगा स्लाइड। ये देखें, अभी ये चावल चावल जी। की एक मिथ है कि जी इसको इनंडेशन में करना है, सैलाब एक फील्ड ये हाँ, लें बहुत ज्यादा उसमें ये पानी चाहिए। उगेगा। वो ज्यादा पानी सिर्फ इसलिए करते हैं कि वीड्स आते हैं, वीड्स हाँ, को रोकने के लिए। अभी हमने पाकिस्तान में बहुत जगहों पर बासमती लगाया है, कर्नल लगाया है, हर किस्म का चावल लगाया है। और आम जो खेत हैं पर एकड़, उससे यील्ड हमारी 2.5 से 3 गुना ज्यादा, नंबर 1। नंबर अच्छा। 2, हमारे सिट्टे भी ज्यादा आते हैं। नंबर 3, चावल का दाना लंबा भी ज्यादा है, मोटा भी ज्यादा है, और क्या फसल भी बहुत ज्यादा, और खाद का इस्तेमाल बिल्कुल होता ही नहीं है। ब्यूटीफुल। तो जब हम रेज बेड्स पे लगाते हैं तो हम सॉइल को इनंडेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ साइडों से पानी की नमी देते हैं सॉइल को। और जो असूल आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के और जड़ों के बताए हैं उसके मुताबिक इनकी जड़ें मजबूत होती। अभी पिछले साल भी, इस साल भी तूफान आए थे जी अच्छे जी। खासे पंजाब के एरिया में, तो गन्ने की फसलें और धान की फसलें जमीन पे गिर गई थी। लेकिन जिन किसानों ने हमारा तरीकाकार रेज बेड का इस्तेमाल किया था उस पे फसलें हमारी चावल की खड़ी रही थी। नंबर 1 के अच्छा। जो जमीन थी वो कमजोर नहीं थी ज्यादा पानी की वजह से। दूसरा, पौधों की जो जड़ें थी बहुत लंबी थी। अच्छा जी, एक और ये और स्लाइड हंड्रेड भी। परसेंट ये 100% नेचुरल एग्रीकल्चर है। इसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई यूरिया, कोई खाद इस्तेमाल नहीं की जाती। हमारा जो बुनियादी असूल है कि हमने मिमिक किया, हम नकल कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। हाँ, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है दुनिया की, अमेज़न से लेके इंडोनेशिया के एंड तक फैली हुई है। और आप ये देखें कि वहाँ घने घने जंगलात हैं, वहां पर कोई भी गोडी नहीं होती,
कोई हल नहीं चलता, कोई पेस्टिसाइड स्प्रेज नहीं होते, लेकिन जो हरियाली है वो बहुत ज्यादा है, बेइंतहा है। आप बाईं तरफ देखें तो अमेज़न रिवर चल रहा है चारों तरफ, और ये हमारा सुक्के का एक खेत है। आप देखें, हमने भी अमेज़न की तरह 1-1 फुट चौड़ी नालियां बनाई हैं, बीच में 4.5 फुट का रेस बेड है, उसके अंदर हल नहीं चला जाता, उसमें चलाया जाता, बल्कि ट्रैक्टर के साथ एक एक बीज लगाया जाता है। अमूमन सवा मन बीज गंदम का लगता है। इसी तस्वीर पे वापस चले जाएं, अगर सवा मन बीज लगता है 1 एकड़ के ऊपर, अच्छा, हम 1 एकड़ पे 3 किलो बीज इस्तेमाल करते हैं। ये जो बीज आप देख रहे हैं पौधे, ये हर एकड़ पे 3 किलो इस्तेमाल हुआ है। और ये इसकी जो एक तो बीज का इस्तेमाल कम, दूसरा हम मल्चिंग करते हैं, यानी जमीन को कवर रखते हैं, तीसरा ये कि फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल हो रहे, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, नेचुरल तरीके से ये ग्रो कर रहा है। और जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो खुद ही यकीन कर लेती हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से कि किसी किस्म का कीड़ा वगैरह पौधों पे मत लगे। क्या बात। अच्छा जी, ये भी एक देख लेते हैं, ये स्लाइड पहले आनी थी। ओशंस एक्ट एज अ बफर। अभी ओशंस की एक कैपेसिटी है, जो समुंदर हैं, पूरी दुनिया के जो समुंदर हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में। इट इज अ लिविंग बीइंग। अब साइंस भी कहती है समुंदर जो है वो एक लिविंग बीइंग है। दे एक्ट एज अ बफर। ये एक खास सतह तक कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। उससे ज्यादा हो जाए तो पीएच जो है वो लो होना शुरू हो जाता है समुंदर का, लिहाजा समुंदर खुद एक्शन लेता है और वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। हम हल चला चला के जमीन में भी कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, पोल्यूशन से भी कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे जो जानवर जंगलों में रह रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा ये रिलीज करते हैं मीथेन की सूरत में। तो इसको हमने नेचुरल बैलेंस पे लेके आना है। वाह जी वाह, क्या बात। और ये भी है जी एक वे फॉरवर्ड क्या है? ये बड़ा आसान तरीका है। 1 एकड़ के का जो फार्मर है उसका तकरीबन 50,000 पहले साल का नुस्खा है। उसमें डेवलप करते हैं, शोकेस करते हैं, ट्रेनिंग फार्म बनाते हैं। इस वक्त हमारा एक ट्रेनिंग फार्म मटियारी में बन रहा है, उसके साथ एक नया ट्रेनिंग फार्म शुरू होने वाला है हैदराबाद के पास। एक इलाका है वहां पर। पंजाब में काफी ज्यादा ट्रेनिंग फार्म मौजूद हैं। तो उसमें हम टेक्निक्स, एक ट्रैक्टर के साथ आप सारा काम कर सकते हैं। उसमें प्लांटर्स हैं, उसमें क्यारियां बनानी है। हमारी क्यारियां जो है आम जमीन से 4 फुट ऊंची होती हैं, 4.5 फुट चौड़ी होती हैं, और उसकी साइडों के ऊपर 1-1 फुट की नालियां होती हैं। 4.5 फुट इसलिए होता है कि उसके अंदर ट्रैक्टर के दोनों पहिए चल सके। उसी से हम प्लांटर इस्तेमाल करते हैं, उसी से गोडी करते हैं, उसी से जमीन उसको काटते हैं, उसी ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं हम ऑर्चर्ड्स के दरमियान, ऑर्चर्ड में, ताकि जो फलदार दरख्त है उनकी प्रूनिंग भी हो सके। तो ये मशीनरी जो है, इसके डिजाइन हमारे पास मौजूद हैं। ज्यादातर आसिफ शरीफ साहब ने ही डिजाइन इनको किया हुआ है। ये वही है जो फोर्ड ट्रैक्टर और मैसी फर्गूसन पाकिस्तान में लेके आए थे। और इतना महंगा काम नहीं है। वुड चिपर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे कपास की डंडियां रह जाती हैं, जो टांडा है वो, जो किकर है वो, उसके छोटे छोटे चिप्स बना के, या जो धान की फसल, चावल जब निकल गया तो बाकी धान को हम एज अ मल्चिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो जमीन को कवर करके रखना है ताकि सूरज की शुआओं का जो टेम्परेचर है वो जमीन को उतना अफेक्ट ना करे, और उसी के अंदर जो है वो हशरातुल अर्ज़ जो है वो अपना काम करते रहेंगे और पौधों को निबातात फराहम करते रहेंगे। ये तो जबरदस्त है। इसका मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दें कि दोनों ये जो मॉडल, एक तो है कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, और एक जो है जो आप बता रहे हैं, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो प्रोडक्टिविटी में कितना फर्क पड़ सकता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितना ज्यादा? शुरू में तो 2 गुना फर्क पड़ेगा। 2 गुना तो हमारी यील्ड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट इनपुट्स जो है हमारी वो 90% कम हो जाएंगी। खाद ना होने के बराबर होगी, पेस्टिसाइड ना होने के बराबर होगी। बीज जो है मसलन 1 एकड़ का मैंने बताया था, 1.25 मन 1.5 मन बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ 3 किलो, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो हमारा जो किसान है उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? उसको आड़ती से स्प्रे भी नहीं लेनी पड़ेगी, आड़ती से उसको यूरिया की बोरी भी नहीं लेनी पड़ेगी।
हमारा किसान खुद कफील हो जाएगा, हम कम्युनिटी को एम्पावर कर देंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद आप आसिफ शरीफ साहब को, जो हमारे उस्ताद हैं, इस फील्ड में लीडर हैं, उनको आप इंशाल्लाह। बुलाएंगे, वो आपको हम पूरे के पूरे देहात जो है मॉडर्न देहात बना देंगे। पावर वेरी पावर पावर प्रोजेक्ट्स देहातों के अपने होंगे, वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो चलिए, अपना पानी ये खुद जो यूज हमारा करेंगे पीने हमारा में। हमारा जो फॉर्म है मुल्तान में, मैं चाहूंगा कि उसको भी अपनी लिस्ट में आप डालें। उसमें भी आपको तकरीबन 100 एकर्स का फॉर्म जो है एक ही जगह पे आपको सारा मिल जाएगा। उसको भी आप तजुर्बा के गाह के तौर पर यूज कर सकते हैं। हमारी तजर्बा गाह कोई नहीं है, ये कामयाब प्रोजेक्ट है। भीमयार माशाल्लाह। खान में भी हमने इंक्लूड किया है, बड़ा कामयाब चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुल्तान का अपना फार्म हमें बताया, आप उस ग्रुप में भी शामिल हैं, यू विल गिव अस योर पर्टिकुलर्स, और हम ये इंशाल्लाह। करेंगे। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। जो वेरी गुड। जो जो मशीनरी ट्रैक्टर के साथ लगती है वो सारी, हम उसका डिजाइन तक खरादियों को दे देते हैं कि खरादिया जाने और वेरी फार्मर गुड। जाने, हम उनको चलें जी। फैसिलिटेट करते हैं। ये मुकम्मल हमारा काम इस वक्त नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये इस पे लेकिन हम जो हम मज़ीद एक्सपोर्ट, इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, हाँ जी। एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज ह्यूज। हम्म, गन्ना, आपको पता है कि 600 रुपए किलो है नेचुरल शुगर दुनिया में, जी। और ब्राजील पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है नेचुरल शुगर। वो नेचुरल शुगर और गन्ना प्रोड्यूस करने का ब्राजील में जो सेरा है, वो आसिफ शरीफ साहब के साथ है। अच्छा, माशाल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम तो थर्ड ग्रेड चीनी पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोटे मोटे दाने। नेचुरल शुगर जब हम करेंगे, आप अंदाजा लगाएं, ये 100 रुपए किलो मार्केट में हमारी बिक्री है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे 500 रुपए 600 रुपए में, दुनिया इस तरीके से चीनी को लेगी। आप वाह, ये देखें कि कितना जरे मुबादला होगा। सिर्फ क्या बात। ऑस्ट्रेलिया वाले भी यही मॉडल फॉलो कर रहे हैं, शुगर केन में हमारे वाला ही। राइस में फिलीपींस सबसे आगे है ये मॉडल फॉलो करने में। हम्म, इंडिया में, बिहार में, आपको पता है जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई है, वो जो रेवोल्यूशन है। खातून है, वो हाँ। एनजीओ के जरिए आसिफ शरीफ साहब की शागिर्द है। अच्छा, हाँ हाँ। तो आसिफ शरीफ तो साहब को बता दें कि अब वो तैयार रहें और नेक्स्ट शो नहीं, वो हमारे आप साथ कर रहे आप उन्हें हैं। खुद बता दीजिएगा, आप ग्रुप में हाँ। मौजूद हैं। हाँ, और मैं उनको यहीं मैं से, तो आप इधर से ही मैं मैं शो के ऊपर ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि जनाब आप तैयार हो जाएं, हम आ रहे जी, हैं आपके पास। ये तो पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आ जाएगी नेचुरल एग्रीकल्चर की। इंशाल्लाह। हमारा इतना एक्सपोर्ट होगा, बाहर के मुल्कों में टिंडे, माड़ू, केल, ये सैलड्स जो हैं, हम्म, खीरे, ये कितने ज्यादा खाए जाते हैं, टमाटर। सही और बात अगर हम इनको ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल जब एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा एग्रीकल्चर तो पूरी दुनिया में छा जाएगा। है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसलिए ऐसे आई ही एम होगा। सो कॉन्फिडेंट। जी इंशाल्लाह, और इसके ऊपर हम एक तफसीली प्रोग्राम और भी करेंगे, और जबरदस्त पाकिस्तान बनाने के लिए जितनी भी तगदो हो सकती है उसमें करेंगे। वीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, टाइम इज अप, और इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। नाजरीन, आप भी कोशिश करें कि जो ब्रिगेड साहब बातें कर रहे हैं उनको अपनाने की कोशिश करें, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेचरा, तू दानी हिसाबे कमो बेचरा। मुझे इस को ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।